स्क्रीन विजिबल है? यस सर विजिबल। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो एक वर्ड आ सकता है कभी कभी, उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, ऑड्स इन फेवर ऑफ या फिर ऑड्स अगेंस्ट। तो डायरेक्ट सिचुएशन जो दी होती है उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी की जगह क्या वर्ड आ सकता है, ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड्स अगेंस्ट। तो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। तो देखो, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं और कोई इवेंट है, उसके अंदर क्या है, फेवरेबल केसेस कितने हैं, मान लो ए फेवरेबल केसेस हैं और अनफेवरेबल केसेस हैं बी। जैसे हमने एक डाई को रोल किया और हमें चाहिए 1, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस कितना है, सिर्फ 1 नंबर आ जाए। तो फेवरेबल केसेस 1, और टोटल केसेस में देखो इसको ब्रेक कर ले, अगर हम कहें फेवरेबल केस है 1 और अनफेवरेबल कितने हैं, 5 केसेस। तो हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे इस तरीके से 1/6। ये फेवरेबल केसेस थे और ये टोटल अनफेवरेबल थे। तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है हमारा, जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उसमें फेवरेबल पार्ट भी होता है और अनफेवरेबल भी होता है, दोनों का सम मिलके टोटल होता है। तो सिंपल ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन फेवर इज जितने फेवरेबल केसेस है अपॉन जितने भी अनफेवरेबल केसेस है। तो अगर मैं कहूं कि हम डाई को रोल कर रहे हैं और 1 आने के कितने ऑड्स इन फेवर हैं कि 1 आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑड्स इन फेवर। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछते, देखो उसमें वर्ड होता है ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कितने, 1, अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, यानी 1/5। तो ऑड्स इन फेवर की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो प्रोबेबिलिटी और ऑड्स इन फेवर में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, यहां पर डिनोमिनेटर में टोटल केसेस की जगह क्या हो जाता है, सिर्फ अनफेवरेबल केसेस। जबकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, डिनोमिनेटर में टोटल केसेस होते हैं। समझ गए, छोटा सा एक डिफरेंस है। ऑड्स इन फेवर में न्यूमरेटर में तो फेवरेबल केसेस ही होते हैं, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, टोटल की जगह सिर्फ अनफेवरेबल केसेस। तो हम इस रेशो को कहते हैं ऑड्स इन फेवर। तो अगर किसी इवेंट के ऑड्स इन फेवर ए इज टू बी है, यानी ए अपॉन बी, तो ए क्या होंगे उसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और बी क्या होगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, ए अपॉन ए प्लस बी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल केसेस। क्लियर, ये ऑड्स इन फेवर। तो कभी कभी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की जगह सीधे ये पूछता है व्हाट इज द ऑड्स इन फेवर ऑफ कोई इवेंट डे के। तो हमें करना वही है जैसे हम प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं, बस लास्ट में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में फेवरेबल केस करने और डिनोमिनेटर में अनफेवरेबल। इसी तरीके से दूसरा वर्ड होता है ऑड्स अगेंस्ट एनी इवेंट। तो ऑड अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, अब किसकी बात हो रही होगी, टोटल की जगह
देखो प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी इवेंट अकर करने की, ये दे रखा है। इसका डिनोमिनेटर में क्या होता है हमेशा टोटल। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में क्या होता है टोटल केसेस। चाहे ऑड इन फेवर की बात करें या ऑड अगेंस्ट की बात करें, हमेशा प्रोबेबिलिटी में चीज सेम रहती। क्या होता है डिनोमिनेटर में टोटल, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ऑड अगेंस्ट। अगर हमें निकालना है, जैसे सिंपल वही एग्जांपल ले लो, डाई रोल करी और हमें क्या चाहिए 1, तो उसके ऑड अगेंस्ट में कितने हैं अगर हम ये कहें, प्रोबेबिलिटी तो सीधे क्या हो जाएगी अगेंस्ट में कितनी प्रोबेबिलिटी नहीं आने की। 5/6। 5/6। तो हमें क्या रखना है ध्यान, ऑड अगेंस्ट में क्या हो जाएगा अगर हम ये कहें कि 1 आने के ऑड कितने अगेंस्ट हैं, ऑड्स अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट एन इवेंट इज A/B दे रखा है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग इज B अपॉन। देखो इस तरीके से सोच लो इसे, ऑड अगेंस्ट में अगर हमें रेशियो दिया होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। अगर ऑड अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए फेवरेबल या अनफेवरेबल। 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 देखो जब ऑड्स इन फेवर की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल है, जब ऑड अगेंस्ट की बात करेंगे तो अनफेवरेबल केसेस ऊपर और नीचे क्या आएगा फेवरेबल केसेस। तो अगर हमें ऑड अगेंस्ट दे रखा है A/B, तो A क्या रिप्रेजेंट करेगा अनफेवरेबल केसेस और B क्या रिप्रेजेंट करेगा फेवरेबल केसेस। ठीक, तो जैसे ऑड अगेंस्ट 1 की बात करेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऑड अगेंस्ट में ज्यादा है ना, 1 आने की तो सिर्फ एक ही चांस है, एक ही केस है। 1 नहीं आने के कितने केस थे 5, तो ऑड अगेंस्ट में क्या हो जाएगा 5/1। और अगर आप पूछे प्रोबेबिलिटी फिर से इवेंट अकर करने की 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो अब हम क्या लेंगे इस डिनोमिनेटर को लेंगे, क्योंकि फेवरेबल केसेस इस डिनोमिनेटर में आएगा जब ऑड अगेंस्ट दे रखा है। ठीक, तो सिंपल अगर तुम्हें दे रखा है मान लो कि कोई इवेंट है ई होने का ऑड इन फेवर इज इक्वल टू 2/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 2/9। 2/9। तो ऑड इन फेवर मतलब ऊपर वाली वैल्यू फेवरेबल केसेस है और डिनोमिनेटर अनफेवरेबल है। तो किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल 2 रहेगा और टोटल केसेस हो जाएंगे 7 + 2 9। सेम मान लो कोई इवेंट है एफ, अब की बार हमें क्या दे रखा है ऑड अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट दे रखा है मान लो हमें 5/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, एफ होने की प्रोबेबिलिटी 3/7। 3/8। यस। तो ऑड अगेंस्ट में क्या होता है ऊपर अनफेवरेबल होते हैं और नीचे फेवरेबल, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट होने में हमेशा ऊपर क्या आता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। तो ऐसे ऑड अगेंस्ट को हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से ऑड अगेंस्ट। तो ये वर्ड जरा ध्यान रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट देने की जगह प्रोबेबिलिटी निकालने की जगह ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट पूछ लेता है।
ठीक है, तो फेवर का मतलब फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, और ऑड अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। जैसे ये क्वेश्चन है, मोहन हैड 550 रुपीज कॉइन, 550 रुपीज नोट्स, 300 rupee notes and 4 500 rupees note in his pocket। तो 50 रुपीज के 5 नोट्स है, 100 रुपीज के 3 नोट्स है और 500 रुपीज के 4 नोट्स है। 2 नोट्स वर ड्रॉन एट रैंडम, 2 नोट्स इसमें से निकाले उसने अपनी पॉकेट में से। फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ बोथ बीइंग 50 रुपीज नोट। तो इवेंट क्या है? इवेंट इज बोथ नोट्स ऑफ ₹50। तो इसकी अब हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। क्या पूछ रहा है? ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। इस रेशो की वैल्यू निकालनी। तो एक तरीका तो ये है कि फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल निकालें। एक तरीका क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकाल ले पहले और उसको कन्वर्ट कर ले ऑड्स इन फेवर में। क्या ज्यादा इजी लग रहा है इसमें? बोथ नोट्स 50 प्रोबेबिलिटी निकाल के। प्रोबेबिलिटी तो हमने क्यों किस तरीके के कर रखे हैं क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कि कितने नोट्स हैं? 5 + 3 + 4। तो 5 + 3 + 4 इज 12 नोट्स। उसकी पॉकेट में कितने नोट्स हैं? 12। और उसमें से कितने नोट्स निकाल रहा है वो? 2। तो कितने वेज में वो ये सिलेक्शन कर सकता है? 12C2। 12C2। तो यहाँ पर देखो टोटल ज्यादा निकालना हमारे लिए इजी था, तो हम प्रोबेबिलिटी ही निकाल लेते हैं पहले, 12C2। और फेवरेबल केस क्या है? दोनों नोट्स क्या हो? 50 रुपीज के हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोनों 50 के हो? 5C2। 5C2 भाई, ये जो 5 नोट्स थे 50 के, इसी में से 2 नोट निकला। तो प्रोबेबिलिटी इज 5C2 अपॉन 12C2। यानी क्या हो गई वैल्यू? 5C2 इज 5 × 4 अपॉन 2 × 1 डिवाइड बाई 12C2 इज, ठीक है। तो 2 ये आ गया 10 अपॉन 66। तो 10 अपॉन 66 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी आ गई 2 से, और फिर कट जाएगा 5 अपॉन 33। लेकिन आंसर 5 अपॉन 33 नहीं होगा, ये लास्ट तक ध्यान रखना। ये प्रोबेबिलिटी है, पूछा क्या है? ऑड्स इन फेवर। तो कितने हो जाएंगे ऑड्स इन फेवर? प्रोबेबिलिटी में, हाँ, प्रोबेबिलिटी में हमेशा ही जो ऊपर वाला टर्म होता है ये फेवरेबल होता है। तो फेवरेबल केसेस हो गए 5 अपॉन, नीचे क्या होता है? ये दोनों का सम होता है, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो फेवरेबल हमें पता चल गया 5, तो अनफेवरेबल कितने हो गए? 28। सो दिस इज द आंसर। ऑड्स इन फेवर है 5 अपॉन 28। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, तो ये था हमारा इस पे। फिर है अब अगले जो आज क्लास में हम पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? अभी जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं उसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से सैंपल स्पेस थोड़ा चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है सैंपल स्पेस। या फिर हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी में एक ऐसी चीज, रिजल्ट या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पहले दे दी होती है क्वेश्चन में।
थोड़ी देर क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके फार्मूले वगैरह मैं वैसे नहीं बता रहा डायरेक्ट, उससे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कि 3 मशीन्स हैं, ए बी सी प्रोड्यूस बोल्ट सम ऑफ विच आर फॉल्टी। 3 मशीन है ए बी सी, उसमें क्या है, वो बोल्ट्स बनाती हैं और कुछ बोल्ट्स क्या होते हैं, फॉल्टी होते हैं। ठीक है। ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस 100, 200 एंड 700 बोल्ट्स। ए मशीन कितने बोल्ट्स बना रही है, 700। बी कितने बना रही है, 200। और सी कितने बोल्ट्स बना रही है, 700। इसमें से क्या है, 10, 15 एंड 25 आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने हैं, 700 में से जो मशीन ए ने बनाए 10, मशीन बी ने कितने डिफेक्टिव बनाए 15, और मशीन सी ने कितने डिफेक्टिव बनाए 25। अब कह रहा है अ क्वालिटी इंस्पेक्टर पिक्स अ बोल्ट एट रैंडम। एक उसने बोल्ट उठा के देखा, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फर्स्ट पार्ट कि बोल्ट पिक्ड अप इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि मशीन ए ने बनाया एक बोल्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, भाई 3 मशीन बोल्ट्स बना रही है, टोटल सारे जो बोल्ट्स हैं वो एक साथ पड़े हुए थे। एक इंस्पेक्टर आया क्वालिटी चेक करने के लिए कैसे बोल्ट बनना है, उसने उठा के देखा, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि मशीन ए ने बनाया होगा, 100/1000। अच्छा मैंने यहाँ 700 लिख दिया, सॉरी। टोटल कितने बोल्ट्स बनना है, 100 ए ने बनाए, 200 बी ने, सी ने कितने बनाए 700। तो टोटल बोल्ट्स कितने बने 1000। ए कितने बोल्ट्स बना रहा है, फेवरेबल केस क्या है हमारे लिए कि भाई मशीन ए ने जो बनाए, तो मशीन ए ने कितने बनाए 100। 100। तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 1/10। 1/10। भाई जितने मशीन ए बी सी बना रहे थे वो सब मिलके बोल्ट्स पड़े में, तो कोई भी अगर उठा रहा है वो मशीन ए से बना है बोल्ट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो भाई कितने बोल्ट्स हैं 1000, मशीन ए ने कितने बनाए उसमें से 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100/1000। लेकिन ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी था। अब देखो पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है इफ द बोल्ट पिक्ड इज डिफेक्टिव वन। देखो ये इंफॉर्मेशन है जो हमें पहले से दे दी उसने। वो कह रहा है कि जो बोल्ट उठाया वो डिफेक्टिव है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बोल्ट उठाया था यानी जो डिफेक्टिव बोल्ट था वो मशीन ए ने बनाया है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस समझ रहे हो क्या है। फर्स्ट तो सिंपल है कि मशीन ए इतना बना रहा है, बी इतना, सी इतना, इसमें से इतने इतने डिफेक्टिव है। तो ये बताओ कि अगर कोई भी बोल्ट उठाए तो वो मशीन ए ने बनाया, तो उसमें डिफेक्टिव और उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो 1000 बोल्ट बन रहे हैं, उसमें से 100 ए मशीनें बना रही, तो सिंपल हो गया। सेकंड पार्ट में एक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें एक्स्ट्रा दे दी उसने कि बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव है, यानी उसने जो बोल्ट उठाया इंस्पेक्टर ने वो डिफेक्टिव है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए ने बनाया। 1 तो by देखो 5। 1/5, यस। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि डिफेक्टिव बोल्ट है, तो डिफेक्टिव ए कितने बना रहा है, मशीन ए कितने डिफेक्टिव बना रहा है 10, मशीन बी कितने डिफेक्टिव बना रहा है 15, मशीन सी कितने डिफेक्टिव बना रहा है 25। तो टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, टोटल डिफेक्टिव कितने हैं?
50. 50। और उसमें से मशीन ए ने कितने बनाए? 10. 10। तो प्रोबेबिलिटी सीधे ही नहीं हो जाएगी 10/50। तो ए ने बनाया है डिफेक्टिव, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो क्या होता है कि जो आउटकम आना था उसके बारे में तुम्हें जैसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अब हमें सारे बोल्ट से मतलब नहीं रहा। अब हमें पता चल गया कि जो बोल्ट पिक किया है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो अब हमारा सारा फोकस किस पे है? डिफेक्टिव बोल्ट्स पर है। ठीक, तो आंसर इज 1/5। तो ये कहलाती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें जो थ्योरम यूज होती वो बेस थ्योरम होती, वो अभी हम आगे करेंगे। So there are two urns, one having 5 white marbles and 6 black marbles, and the other one having 2 white marbles and 3 black marbles. तो दो urn, एक में 5 white and 6 black marbles, दूसरे में है 2 white and 3 black. One marble is picked from each of them. दोनों में से एक एक मार्बल उठाया है। तो बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट मार्बल्स। पहले तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का है कि दोनों जो मार्बल हैं वो क्या होने चाहिए, व्हाइट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले इसे करने की कोशिश करो कि दोनों में से हमने निकाला और दोनों क्या होने चाहिए, व्हाइट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? तो दोनों व्हाइट कब होंगे? जब फर्स्ट वाला मार्बल भी व्हाइट हो, मार्बल 1 भी व्हाइट हो, एंड जो दूसरा मार्बल पिक किया वो भी क्या हो, व्हाइट। यही सिचुएशन तो होगी, बोथ आर व्हाइट के लिए। यस सर। देखो ऐसे ब्रेक करा करो सिचुएशन को। बोथ आर व्हाइट मतलब एक अलग से उठाया, एक अलग अर्न से उठाया, तो पहला वाला भी व्हाइट हो और एंड दूसरा वाला भी व्हाइट हो। तो पहले व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइव फर्स्ट जीरो। वन। तो भाई टोटल कितने हैं मार्बल्स? 11। उसमें से फेवरेबल व्हाइट आने के कितने केसेस हैं? 5। तो पहले वाले अंक में से निकालने की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/11। भाई यही तो होगी, 11 मार्बल में से 5 व्हाइट निकाल, 5 व्हाइट है, उनमें से एक मार्बल निकालना है कि वो व्हाइट निकले। तो टोटल वेज हो गए 11C1 और 5C1 है एक्चुअल में ये। तो 5C1 इज 5 होता है, 11C1 इज 11 होता है, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे, हम सीधे लिख सकते हैं 5/11। एंड है तो मल्टीप्लाई बीच में। सेकंड में व्हाइट मार्बल निकालने की क्या है प्रोबेबिलिटी? तो 2/, प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी कभी 2 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ नीचे आएगा, और वो भी ऐसा आएगा कि वैल्यू 1 से कम हो जाए। तो टोटल केसेस कितने हैं, टोटल कितने मार्बल हैं? 5, 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2/11। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों व्हाइट मार्बल्स हो? 2/11। तो इसको थोड़ा ऐसे कर, बोथ व्हाइट मींस पहला वाला भी व्हाइट एंड दूसरा वाला भी व्हाइट। यही तो सिचुएशन होगी। पहले व्हाइट की प्रोबेबिलिटी यहां से आ गई 5/11, दूसरे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी ये आ गई 2/5, बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें ये पता चल गया बोथ व्हाइट मार्बल्स के 2/11। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है,
इफ एट लीस्ट वन ऑफ द मार्बल इज वाइट, तो हमें ये पता है कि कम से कम एक मार्बल वाइट है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों मार्बल वाइट हो? तो देखो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ये वो कंडीशन है जो अकर कर गई, यानी ऐसा हो चुका है। तो अब बताओ बोथ मार्बल्स आर वाइट, ये जो तुमने प्रोबेबिलिटी निकाली बोथ आर वाइट, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी पहले से कि पहली वाइट है दूसरा ये था या ऐसा हुआ वैसा, कुछ नहीं दिया तुम्हें, सीधे ये दे रखा है कि ये सिचुएशन थी, बताओ क्या होगी। लेकिन अब जो है, अब तुम्हें उसने कह दिया है कि एक मार्बल तो वाइट है, मतलब हमने देख लिया कि एक मार्बल तो वाइट है। अब बताओ अब क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एटलीस्ट वन मार्बल का मतलब क्या हुआ, क्या क्या सिचुएशन होंगी एटलीस्ट वन मार्बल की? वन मार्बल इज वाइट, क्या क्या सिचुएशन बनेगी? देखो पहला मार्बल जो निकाला था या तो वो वाइट होगा, एंड सेकंड जो मार्बल निकाला है वो क्या होगा, ब्लैक। एक सिचुएशन ये हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, पहला जो मार्बल निकाला वो ब्लैक है, एंड जो दूसरा मार्बल निकाला है वो क्या है, वाइट है। और क्या हो सकता है कि पहला मार्बल जो है वो भी वाइट है, एंड जो सेकंड निकाला है वो भी वाइट है। यही तो होगी अब सिचुएशन, एटलीस्ट वन वाइट में ये तीन केसेस आएंगे। और फेवरेबल केस क्या है हमारे लिए, हमें क्या चाहिए, बोथ द मार्बल्स वाइट। तो अब जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, हमें चाहिए दोनों वाइट, और केसेस क्या क्या है, हो सकता है पहला वाइट हो ब्लैक हो, प्लस हो सकता है ब्लैक और वाइट हो, और हो सकता है दोनों वाइट। अब प्रोबेबिलिटी देखो ये आ रही, कुछ चेंज आ रहा है पिछले और इसमें, अब ये बनेंगे केसेस। तो दोनों वाइट होने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली है 2/11। एक वाइट एक ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, पहला वाला वाइट दूसरा ब्लैक, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वन इज वाइट, तो फर्स्ट वन इसमें से निकल रहा है U1 में से, तो इसमें वाइट होने की प्रोबेबिलिटी है 5/11। यही होगी 5/11 इंटू सेकंड में से ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5। 3/5। तो ये आ गया पहला केस, प्लस सेकंड केस, पहला ब्लैक 6/11 6/11। इंटू, गुड, सेकंड वाला वाइट 2/5। 2/5 प्लस दोनों वाइट, ये हमने निकाला ही था 2/11। तो अब जो आंसर आएगा हमारा वो इस फॉर्म में आएगा। तो अगर मैं इसे 2/11 की जगह 10/55 ही रहने दूं, तो ये 55 सब जगह डिनोमिनेटर में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सीधे 10/15 प्लस 12 प्लस 10, यानी कि 10/37। अब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ये आ रही है 10/37। तो जब भी आउटकम से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन दे देते हैं कि ऐसा हो रहा है,
या ऐसा हमने देख लिया या ऐसा पता चल गया, अब बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 1 की ज्यादा होगी या 2 की? वन की। तुमसे ये कहा गया है कि सिचुएशन है, दो अलग अलग तुम्हें मार्बल उठाने हैं, तो ये बताओ कि दोनों वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी। सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है वो? सेकंड में ये कह रहा है कि मतलब हमने मान लो झांक के देख लिया, उसने तो दो मार्बल उठाए हुए, हमने हाथ में देख लिया कि एक मार्बल तो वाइट हमें दिख रहा है, कि उसके हाथ में जो है एक मार्बल तो वाइट, मतलब एक तो कम से कम वाइट है। तो अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों वाइट होंगे। कौन से वाले सिचुएशन को तुम ज्यादा कहोगे, किस बात की ज्यादा प्रोबेबिलिटी? कि दोनों वाइट हों और हमें एक भी मार्बल नहीं पता क्या है, उसने कौन सा मार्बल उठाया, या फिर हमें दिख रहा है कि एक मार्बल तो वाइट है। अब बताओ कि दोनों वाइट होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन सा ज्यादा लग रहा है? भाई जहां तुम्हें ये दिख गया, सेकंड वाला सर। जाहिर सी बात है भाई, अब ज्यादा चांस हो गया ना, तुम्हें दिख गया कि एक तो वाइट है। ठीक है, तो ये सिर्फ मतलब लॉजिक समझाने के लिए, वरना जब भी कंडीशनल होती तो क्या होता है, हमारे पास एक सिचुएशन हो, एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पता होती है अलग। जैसे ये देखो बॉक्स 1, एक बॉक्स 1 है, इसके अंदर क्या है, 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स है। दूसरा बॉक्स है, इसमें क्या है, 1 वाइट है एंड 4 ब्लैक बॉल है। A ball is picked from any one of the two boxes. एक बॉल पिक करनी है किसी भी बॉक्स में से, हो सकता है बॉक्स 1 में से बॉल पिक करें, हो सकता है बॉक्स 2 में से करें। इट टर्न्स आउट टू बी ब्लैक, हमें आउटकम भी पता चल गया, क्या है वो, ब्लैक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स 1 में से निकली थी। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी जो आउटकम होना था, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मली तुमसे क्या पूछता है कि बॉक्स 1 में ये है, बॉक्स 2 में ये कलर की बॉल है, बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, कि अगर हमने एक बॉल उठाई वो ब्लैक बॉल हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। नॉर्मली ऐसे होता है ना क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। बट यहाँ क्या होता है कि तुम्हें आउटकम दे देता है कि नहीं, जो बॉल निकली वो तो ब्लैक है, अब ये बताओ कि ये बॉक्स 1 में से निकली है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि किस बात की चीज की बात हो रही, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी कंडीशनल भूल जाओ, मान लो ये था बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है, हमने एक बॉक्स निकाली, किसी भी में से भी निकल सकती, बॉक्स 1 से भी हो सकती है, बॉक्स 2 से भी। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक बॉल निकले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो इस सिचुएशन को हम पहले एंड और में ब्रेक करने की कोशिश करो। हम क्या कहेंगे कि भाई ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, कि मान लो बॉक्स 1 सेलेक्ट किया एंड ब्लैक बॉल, या फिर क्या हो सकता है, बॉक्स 2 सेलेक्ट किया एंड ब्लैक बॉल। ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो बॉक्स 1 सेलेक्ट किया और उसमें से ब्लैक बॉल निकली, या फिर क्या हो सकता था, बॉक्स 2 सेलेक्ट किया उसमें से ब्लैक बॉल निकली। यही दो केसेस तो थे ब्लैक बॉल निकलने के, यही दो केस होंगे। यस सर।
तो बॉक्स 1 सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी? वन बाई टू। 1/2। देखो तुम्हारे सामने दो बॉक्स रखे हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2, दोनों में इक्वली लाइकली है, कोई फेवर नहीं है कि हम बॉक्स 1 की तरफ ज्यादा जाएंगे या बॉक्स 2 की तरफ, तो दोनों इक्वली लाइकली है। तो बॉक्स 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 एंड मतलब मल्टीप्लाई, इसमें से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बॉक्स 1 में से ब्लैक बॉल निकालने की 2/5। टोटल कितनी बॉल्स है? 5 और ब्लैक कितनी है? 2। तो दिस प्लस और का मतलब प्लस बॉक्स 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2 एंड मींस मल्टीप्लाई, और इसमें से ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/5। 4/4। तो ये आ गया 1/5 प्लस 2/5, यानी ब्लैक बॉल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 3/5। ठीक, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कि दो बॉक्स और एक बॉल निकाली, तो हम कह सकते हैं बॉक्स 1 सेलेक्ट किया होगा एंड ब्लैक बॉल, या फिर और बॉक्स 2 सेलेक्ट किया होगा एंड ब्लैक बॉल। बट इस बार क्या कह रहा है, जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कि हमने बॉल निकाली और बॉल क्या है? वो ब्लैक है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स 1 में से निकली है? तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल। यहां पर हम यूज करते हैं बेस थ्योरम। ठीक, तो देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी? ब्लैक बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 1 में से ब्लैक बॉल। ठीक, तो ये कब हुआ होगा? जब हमने क्या करा होगा? बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया होगा और उसमें से क्या निकाली होगी? ब्लैक बॉल। फेवरेबल केस क्या है हमारे लिए? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी ब्लैक बॉल फ्रॉम B1। तो फेवरेबल केस क्या होगा? कि बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ और उसमें से ब्लैक बॉल निकली, तो क्या हो जाएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी? 1/2 इंटू 2/5। ये चीज निकाला ही अभी हमने। डिनोमिनेटर में क्या आएंगे केसेस? भाई फेवरेबल केस क्या है? ब्लैक बॉल फ्रॉम बॉक्स 1। डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? ब्लैक बॉल फ्रॉम एनी बॉक्स। भाई यही तो केस होगा। 6। तो फ्रॉम एनी बॉक्स का मतलब ब्लैक बॉल फ्रॉम एनी बॉक्स, दोनों में से और किसी एक में से और करके, यही जो हमने निकाला है। देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाली, यही तो इसका मतलब यही था। फ्रॉम एनी बॉक्स, किसी भी बॉक्स से हो सकती है। तो ये हो जाएगा ब्लैक बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये, प्लस ब्लैक बॉक्स फ्रॉम वो ब्लैक बॉल फ्रॉम बॉक्स 2। तो आंसर हो जाएगा 1/5 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ये जो निकला था 3/5। आंसर इज 1/3। देखो थोड़ा सिचुएशन समझने की कोशिश करो। पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि भाई दो बॉक्स है हमारे सामने, कुछ व्हाइट और ब्लैक है, दोनों में से किसी भी एक में से हमने बॉक्स बॉल निकाली, तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक हो? तो हमने कहा दो ही सिचुएशन हो सकती थी, या तो बॉक्स 1 सेलेक्ट किया और उसमें से ब्लैक निकली, या फिर और बॉक्स 2 सेलेक्ट किया और उसमें से ब्लैक निकली। यही दो सिचुएशन थी। तो हमारा आंसर आ गया 3/5।
लेकिन वो ये कह रहा है कि हमने बॉल निकाली और वो ब्लैक आ गई। अब बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स 1 में से आई है। तो आंसर विल बी नाउ 1/2। सर हमने वाइट बॉल्स को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि हमने ये कंडीशन लग गई ना कि हमने जो बॉल निकाली वो ब्लैक है। हाँ, ये दे रखा है, इट जी टर्न्स सर, ये आउट टू बी कंडीशन लग ब्लैक। गई वजह से हमने वो पार्ट इग्नोर कर दिया। हाँ, तो ओके सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो, उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि वो रिड्यूस सैंपल स्पेस का क्वेश्चन होता है। मतलब टोटल जितने केसेस बन रहे होते हैं उसमें से फिर हम उसी पे फोकस करते हैं जो कि आउटकम आ चुका है। तो यहाँ पर केसेस और भी थे। अगर सिर्फ ये होता है कि एक बॉल निकाल ली तो फिर कई केस बनते कि ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। फिर ब्लैक के 2 केस कि वो बॉक्स 1 की ब्लैक हो सकती है या फिर बॉक्स 2 की ब्लैक हो सकती है। ऐसे व्हाइट के केस कि ब्लैक 1 बॉक्स 1 की व्हाइट हो सकती थी या फिर बॉक्स 2 की व्हाइट। बट टोटल नहीं लेने हमें, उसने कह दिया कि आउटकम पता है ब्लैक ही है, तो हमने डिनोमिनेटर पे फिर सिर्फ फोकस क्या किया है कि ब्लैक तो आनी आनी है। अब क्या सिचुएशन हो सकती है, तो या तो बॉक्स 1 की ब्लैक हो सकती है या फिर बॉक्स 2 की। यही होता है बस। और फार्मूला वैसे नहीं लिखना चाह रहा है जैसे बुक्स वगैरह में होते, तुम सीधे लॉजिक से समझने की कोशिश करो, आराम से हो जाता है। तो फोकस हमने किया ब्लैक, आउटकम हमें पता है, सिर्फ उसके दोनों केसेस डिनोमिनेटर में हो गए। और फेवरेबल क्या है कि ब्लैक किसमें से हो, बॉक्स 1 में से। ठीक। फिर एक आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि a person tosses a coin, if it comes up head he will get 10 rupees, if it comes up tail he has to pay rupees 5, what is his expected value। अगर ऐसा सिचुएशन दे दी कि वो एक टॉस करना है, हेड आए तो 10 रुपए मिलेंगे, टेल आए तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकता है कि टॉस करे तो उसको कितना मिल सकता है। यानी इसको हम कहते हैं एवरेज या मीन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, सीधे सीधे हम एक प्रोबेबिलिटी देखेंगे। हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक टॉस है, एक कॉइन को, सिंगल कॉइन को टॉस किया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। दोनों सेम बिल्कुल। तो हम इसको सीधे ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास इवेंट है, क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, या तो हेड हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की भी हाफ, ये आगे प्रोबेबिलिटी। और कितने रुपीस मिलने हैं उसे, हेड आने पे ही विल गेट 10, तो हम इसे लिख लेंगे +10। और टेल आने पे क्या होगा, -5, क्योंकि उसे पे करना है तो हमने माइनस ले लिया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो सिंपल क्या होता है, समेशन होता है प्रोबेबिलिटी और जो उसको मिलना है या देना, जो भी वो कर रहा है। तो सीधे एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 10 प्लस देन टेल की प्रोबेबिलिटी इंटू दिस माइनस। तो ये हो जाएगा 5 - 2.5, यानी वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, 2.5। ठीक। तो जो प्रोबेबिलिटी इंटू उसका जो रिटर्न मिल रहा है उसे, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी केसेस हो सकते हैं और सबका सम, ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी और ये सब है, ये क्या है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ये सब जो शुरू हुई चीजें, ये गेम्स थ्योरी जो भी हम कहते हैं, और मेनली ये जैसे गैम्बलिंग वगैरह होती है, इन सब से बहुत रिलेटेड है। इन्हीं की स्टडी करते करते ये सारे टॉपिक डेवलप हुए हैं। तो जैसे ये टॉस वाला है कि अगर हेड आया तो मान लो किसी के सामने ऑफर है कि हेड आया तो 10 रुपए मिलेंगे और टेल अगर आया तो 5 रुपए देने पड़ेंगे।
तो व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर वो इस गेम खेलने के लिए, मान लो ये कोई गेम है कि हेड आने पे 10 मिलेंगे, टेल आने पे 5 देने पड़ेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है उसकी 2.5। तो अगर वो इस गेम खेलने के लिए मान लो पर टॉस 3 रुपए दे रहा है, मान लो तुम्हारा ये कोई गेम होता है और ये ऑफर होता है कि हेड आने पे 10 मिलेंगे, टेल आने पे 5 देने पड़ेंगे और एक बार टॉस करने पे तुम्हें 3 रुपए देने हैं, तो उसको क्या होगा, लॉस, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 2.5। तो अगर वो 3 रुपए इस गेम को खेलने के देगा तो उसको लॉन्ग रन पे क्या होगा, लॉस होगा। अगर इसी गेम के वो 2 रुपए दे के खेल रहा है तो वो प्रॉफिट में रहेगा। तो वो जो पूरा गैम्बलिंग और इससे कि कितने जीत सकते हैं, कितने हार सकते हैं, कितना पैसा लगा है, इन्हीं सबको डेवलप करने में ये प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब इन्हीं चीजों से ज्यादा निकले हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जितने भी केसेस हो सकते हैं उनके सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो अलग अलग, और हर केस पर उसको कितना मिल रहा है या कितना जा रहा है वो वैल्यू लिख लो, सबकी मल्टीप्लाई और सम। या जैसे इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है कि एक्स इज नेक्स्ट मंथ डिमांड फॉर लग्जरी कार। ये मान लो लग्जरी कार है और उसकी तुम्हें डिमांड दे रखी है, मान लो ये मंथली डिमांड है, जनवरी, फेब, मार्च, नहीं एक ही मंथ की है, किसी भी मंथ की ले लेते हैं, ऐसा मत करो। देन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेक्स्ट मंथ डिमांड। यानी ये बीइंग मान लो मैनेजर हो आप, और आपके सामने एक लोगों ने, अपना मार्केटिंग वालों ने एक सर्वे करके दिया कि अगले महीने जो है, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है कि 1000 कार की डिमांड रहने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, 1500 रहने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 2000 डिमांड रहने की प्रोबेबिलिटी ये है, 2500 की ये है और 3000 की ये है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम क्या वैल्यू ले सकते हैं इसमें से, क्या 1000 ले लें या इसकी प्रोबेबिलिटी 2000 सबसे ज्यादा वो ले लें, या इन दोनों की सबसे ज्यादा में इनका एवरेज ले लें, क्या लें, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या लेके चलो। तो ये यूज होता है इस तरीके की डिसीजन मेकिंग में। तो हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, हम कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं लेंगे, हम हर एक वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कह देंगे 1000 इंटू 0.1 कितना आ गया 100, 1500 इंटू 0.2 कितना आ गया 300, 2000 इंटू 0.3 600, 2500 इंटू 0.3, तो जितनी भी वैल्यू है उन सबकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 750 और 3000 इंटू 0.1 इज 300। इन सबको प्लस कर दो, इन सबका सम जो होगा दैट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो कितना आ जाएगा सम, टू 2050। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मान के चलेंगे, हम कहेंगे कि नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी डिमांड रहेगी, दिस वुड बी दैट। ठीक है, तो दिस इज अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल में क्या होता है, मैनी ट्रायल्स विच आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल। जैसे कि
कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स, तो यहां पर क्या है, कितने बार ट्रायल किया, कितने हमने एक्सपेरिमेंट किए, कॉइन को 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। हर एक बार जब हम टॉस करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, पिछले टॉस से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, और आइडेंटिकल, सब एक जैसे हैं, सेम कॉइन लेके हम टॉस कर रहे हैं। और हर एक आउटकम का क्या है, 2 पॉसिबल आउटकम है, तो क्या होंगे कॉइन के 2 आउटकम्स, सिर्फ क्या हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल। तो हर एक जो ट्रायल है उसके सिर्फ 2 आउटकम पॉसिबल होते हैं, हेड एंड टेल। इसमें से किसी एक को हम सक्सेस मान लेते हैं। मान लो हमें हेड काउंट करने हैं, तो आउटकम ऑफ हेड इज सक्सेस, तो हम कह देंगे कि भाई हेड आ रहा है तो सक्सेस है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है वो कहलाएगी स्मॉल p। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस p। तो जैसे इस केस में अगर हाफ है तो टेल आने की हो जाएगी 1 माइनस हाफ, वो भी क्या हो जाएगा 1/2। तो हम किस केस में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, जब बहुत सारे 10 टाइम्स 15 टाइम्स 12 टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या मान लो कोई टारगेट है उसे शूट कर रहे हैं, तो 10 बार हमने शूट किया, 15 बार 20 बार, इस तरीके के केसेस। तो ये क्वेश्चन होता है बायनोमियल का। तो इसमें जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स वो होता है n, उसको हम कह देते हैं n, जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं 10 टाइम तो n की वैल्यू 10। इसमें 2 ही आउटकम पॉसिबल है, हेड या टेल। तो क्वेश्चन में तुमसे हेड पूछे होंगे, नंबर ऑफ हेड, या फिर नंबर ऑफ टेल्स, तो जो भी पूछा होता है उसको हम मान लेते हैं सक्सेस। मान लो अगर हमें हेड निकालना है तो हम कहते हैं हेड इज काउंटेड एज सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो p है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस p, क्योंकि 2 ही आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या टारगेट जैसे हम हिट कर रहे हैं, तो या तो टारगेट हिट होगा या फिर मिस होगा। तो अगर हिट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है तो मिस होने की हो जाएगी 1 माइनस 1/10। तो ऐसे केसेस में हम बायनोमियल से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो हमें n में से अगर r सक्सेस निकालनी है तो उसका फार्मूला ये होता है NCR इंटू जो p सक्सेस है रेस टू द पावर r, और 1 माइनस p जो कि फेलियर है इंटू n माइनस r। इन तीनों की मल्टीप्लाई हमें प्रोबेबिलिटी बता देती है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। A die is rolled a total of 8 times. What is the probability that I roll a number greater than 4 on exactly 5 rules? तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं कितने टाइम्स, 8। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। और सक्सेस किसे मानेंगे हम, हमें क्या चाहिए, सक्सेस कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ग्रेटर देन 4, यानी सक्सेस क्या है हमारे लिए, नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक डाई को रोल करने पे ग्रेटर देन 4 नंबर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, भाई ग्रेटर देन 4 का मतलब है या तो 5 आए या 6 आए। तो 2 फेवरेबल केस है, टोटल केसेस है 6, तो 2/6 या 1/3। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, तो फेलियर की हो जाएगी 1 माइनस 1/3। तो भैया 2 ही केस होते हैं इससे, या तो नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आने की 1/3 है, तो नहीं आने की हो जाएगी 2/3।
तो हमें n पता चल गया, p 1 माइनस p पता चल गया, और r कितने चाहिए हमें, कितनी सक्सेस चाहिए 8 में से 5, बस। तो ये सीधे अब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लगा देंगे, NCR इंटू p रेज टू द पावर r इंटू 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस। तो NCR टोटल इज 8, टोटल में से कितनी सक्सेस चाहिए 5, तो क्या होगा 8C5 इंटू p सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इज 1/3, और कितने में चाहिए हमें 5 केसेस में, तो ये इसकी पावर हो जाएगी, इंटू 1 माइनस पी फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3, और कितने केसेस में आएगी ये 8 माइनस 5, 8 में से 5 सक्सेस है, तो फेलियर कितने हो जाएंगे 3। इसी को सॉल्व कर लेना, ये सीधे प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी कितने की 5 सक्सेस की। तो 8C5 कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 8C5 को हम लिख सकते हैं 8C3, तो वैसे कर लिया मैंने, इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा 1/3 रेज टू द पावर 5 इंटू 2/3 रेज टू द पावर 3। थ्री टू ज़ा 6, या तो सॉल्व कर लो या फिर इसको ऐसे रहने दो, 56 इंटू 8 अपॉन 3 रेज टू द पावर 8, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको हम जैसे पहले क्वेश्चन किए थे ना, कॉम्बिनेशन बना के डिफरेंट वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल से सीधे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वैसे सकते 8 में से हमें 5 चाहिए, तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन इज 8C5, और कितने तरीके से हो सकता है ये कि भाई 5 सक्सेस आए और 3 फेलियर। यही बाइनोमियल क्या करता है, फार्मूले में दे देता है सीधे। बाइनोमियल का फार्मूला आ रहा है समझ में, n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, r नंबर ऑफ सक्सेस, जितनी हमें सक्सेस चाहिए, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 1 माइनस p हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो बाइनोमियल का जो फार्मूला लगता है वो तभी लगता है जब दो ही केसेस होते हैं, तो या तो नंबर ग्रेटर देन 4 हो सकता था या नहीं हो सकता था, तो यहाँ हमने बाइनोमियल यूज कर लिया। सेम क्वेश्चन है, what will be the probability of rolling a number greater than 4 on at least 5 rolls? तो टोटल केसेस थे 8, सक्सेस रोलिंग अ नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3 और फेलियर की थी 2/3। इस बार आर चेंज कर दिया उसने, अब कितना चाहिए एट लीस्ट 5 रोल्स। एट लीस्ट मतलब या तो सब मिनिमम या तो 5 रोल्स पर आए, या फिर 6 रोल्स पर आए, या फिर 7 पर आए, या फिर 8 पर आए। तो अब हम जो बाइनोमियल यूज करेंगे उसमें क्या होगा, चारों केसेस का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, x मतलब नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 5, कि एग्जैक्टली 5 रोल्स पे नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है, तो क्या फार्मूला होता है, NCR इंटू पी की पावर r इंटू 1 माइनस पी रेज टू द पावर n माइनस r। टोटल कितने हैं, ये फिक्स है 8, कितने चाहिए हमें 8 में से 5। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 5 चाहिए हमें, फेलियर का हो जाएगा 2/3 और 3। ये आ गए एग्जैक्टली 5 के, यानी एग्जैक्टली 5 रोल्स पर नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया।
तो या तो 5 हो सकते हैं या फिर 6 हो सकते हैं। 6 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 8c6 इंटू 1/3 की पावर 6 इंटू 2/3 की पावर 2। 6 सक्सेस है तो 2 फेलियर हो गए। और x इजिकल टू 7, एग्जैक्टली 7 रोल पे चाहिए हमें, तो हो जाएगा 8c7 इंटू सक्सेस चाहिए 7, उसकी प्रोबेबिलिटी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और एक ही केस बचा। और क्या हो सकता है लास्ट, 8 के आठों पे नंबर ग्रेटर देन 4 आए, यानी 8 सक्सेस। तो 8c8 इंटू फेलियर का हो गया 0, आठों सक्सेस चाहिए। तो इन सब का सम जो होगा दैट विल बी द आंसर। तो बाइनोमियल में हम एग्जैक्ट के लिए सीधे निकाल सकते हैं। अब एटलीस्ट या क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेंगे। जैसे यहाँ एटलीस्ट 5 था तो ये मिडिल वैल्यू दे दी, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं कर पाए। अगर यहाँ लिखा होता एटलीस्ट 7 रोल्स, तो हम 7 और 8 ले लेते सिर्फ एटलीस्ट 7 के लिए। और अगर लिखा होता एट मोस्ट 7, एट मोस्ट 7 होता तो कैसे करते, तो एट मोस्ट 7 का मतलब है कि या तो 0 टाइम्स आए, या 1 टाइम्स, या 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स, या 4, या 5, या 6, या 7। तो हम इन सब के लिए नहीं करते। फिर हम कैसे अप्रोच लेते, हम निकालते x इजिकल टू 8 के लिए और उसे 1 में से माइनस कर देते। भाई एट मोस्ट 7 का मतलब क्या है, एक ही केस बचा है 8 वाला, तो 8 की प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से माइनस कर दो, तो तुम्हें एट मोस्ट 7 मिल जाएगा। ठीक, तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट वाला लॉजिक यूज कर लेते हैं। A coin is tossed a total of 8 times. देखो इस बार दोनों चीजें मिक्स हैं इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है प्लस बाइनोमियल भी है। तो बाइनोमियल हमने कैसे पहचाना कि कॉइन इज टॉस्ड अ टोटल ऑफ 8 टाइम्स। इस तरीके के केसेस बाइनोमियल के होते हैं कि टारगेट को 10 बार हिट किया, कॉइन को 8 टाइम्स किया, तो डाई को रोल किया 12 टाइम्स। तो ये केसेस बाइनोमियल के होते हैं। लेकिन इस बार सीधे ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन एग्जैक्टली 7 टॉसेस। अभी थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। कॉइन इज टॉस्ड अ टोटल ऑफ 8 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन एग्जैक्टली 7 टॉसेस। तो हम कह देते हैं कि भाई सक्सेस का मतलब क्या है, हेड आना। टोटल केसेस हैं 8, हमें चाहिए 7, तो आर की वैल्यू 7, पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 माइनस पी की 1/2। तो सीधे 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 8c7 8c एनसीआर इंटू सक्सेस की 7 टाइम्स इंटू फेलियर का 8 माइनस 7। तो ये वैल्यू हो जाती अगर ये लाइन नहीं लिखी होती। तो ये सीधे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता बाइनोमियल का। लेकिन अब क्या कह रहा है वो, इफ हेड अपीयर्स एट लीस्ट 6 टाइम्स, तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि 7 टॉस में आया। तो एटलीस्ट 6 का क्या मतलब है, हेड एटलीस्ट 6 टाइम्स। एटलीस्ट का मतलब है या तो 6 आया होगा, या 7 होगा, या फिर 8 होगा।
ये तीनों केसेस है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालने की थी, हमें निकालने की थी 7 टॉसेस की, जबकि हमें पता है कि एटलीस्ट 6 टाइम्स आ चुका है। तो इसमें और इसमें फर्क हो गया। देखो, इसमें हमें सीधे सीधे निकालना था कि 7 टॉसेस पे हेड आए, लेकिन अब क्या है, 7 टॉस पे हेड आए, जबकि हमें ये पता है कि 6 बार तो कम से कम आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा फेवरेबल केस क्या है, 7 टॉस। तो 7 टॉस की हमने निकाली है अभी ऊपर, ये हो जाएगा 8C7 इंटू 1/2⁸। देखो ये 7 और ये 1 है, दोनों मिलके 8 हो जाएंगे इस बार। p और 1 माइनस p दोनों सेम है, तो इन दोनों की पावर ऐड होके हमेशा 8 ही रहेगी। तो फेवरेबल केस क्या होगा, 7 टॉस आ जाए अपॉन डिनोमिनेटर में कौन से केस आएंगे, क्या हम सारे केसेस लें या फिर हम कौन से केस लेंगे, सिर्फ ये 3 एटलीस्ट वाले 3 केसेस। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8C6 इंटू 1। देखो इसमें सबकी पावर 8 ही आएगी, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारी पावर्स ऐड होके 8 ही बनेगी। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8C7 अपॉन 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। तो 8C7 इज 8C1 के बराबर होता है 8। 8C2 निकालना पड़ेगा, 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, 28 प्लस 8 प्लस 1, 8 अपॉन 37। ये आंसर हो गया। तो देखो कंडीशनल आ गई, तो अब हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस चेंज कर दिया। अब हमें सिर्फ वो चाहिए 3 केसेस, एटलीस्ट 6 टाइम्स हमें पता चल गया। तो या तो 6 टाइम्स हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है। 6 आने की यह है प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल से, 7 आने की यह है, और 8 आने की। फेवरेबल केस क्या था, 7 आने की। क्लियर है। तो ये कंडीशनल प्लस बाइनोमियल दोनों का मिक्स था। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A solving a problem is 2/3 and probability of B solving the problem is 1/2. What is the probability that the problem is solved? ये थोड़ा लॉजिक से बताना है, कंडीशनल और उसकी जरूरत नहीं है, लॉजिक से बताओ क्या आएगा। वो कह रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इसका क्या मतलब है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड हम क्या ले सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कौन सॉल्व करने वाले हैं, 2 लोग हैं, ए और बी। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई है तो क्या क्या केस हो सकते हैं। भैया तो ये हो सकता है कि ए ने सॉल्व करा और बी ने नहीं करा हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, बटन तो एंड ही लगाओ। दूसरा केस क्या हो सकता है, और क्या केस बन सकता है, भाई ए ने सॉल्व नहीं किया एंड
बी सॉल्व, या फिर क्या हो सकता है, दोनों ने सॉल्व कर लिया। गुड, ए ने भी सॉल्व किया और बी ने भी किया। तीनों केसेस में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, चाहे ए कर ले बी नहीं करे, ए नहीं करे बी कर ले, या फिर दोनों कर ले। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि ए ने सॉल्व किया एंड नॉट बी, एंड नॉट बी, और है तो प्लस, ए ने नहीं किया एंड बी ने कर लिया, प्लस ए ने भी कर लिया एंड बी ने भी कर लिया। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज 2/3, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3, एंड है तो मल्टीप्लाई, और बी सॉल्व नहीं करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहां हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा, प्लस ए नहीं करे इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस 2/3, क्योंकि ये सॉल्व करने की दी है, एंड बी सॉल्व कर ले इसकी 1/2, प्लस दोनों कर ले तो ये हमें दे ही रखा है, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/2 प्लस 2/3 इंटू 1/2। तो नीचे देखो 6 है, कैंसिल वैंसिल नहीं करते हैं, 6 ऐसे रहने देते हैं, हो जाएगा 2 + 1 + 2, तो 5/6 आंसर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/6। क्लियर ये अप्रोच, ऐसे कर लिया हमने। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके से कहता, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, ये भी तो हो सकता था ना, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, ये सही है, कॉम्प्लीमेंट लिख लिया मैंने उसका, प्रॉब्लम सॉल्व का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। प्रॉब्लम नॉट सॉल्व का कौन सा केस बनेगा, ए और बी के टर्म में क्या बोलूंगा मैं, प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं हुई होगी, जब ए से भी सॉल्व नहीं हुई और बी से भी सॉल्व नहीं, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यानी मैं इसको क्या लिख सकता था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से भी सॉल्व नहीं हुई एंड बी से भी सॉल्व नहीं हुई। ये आ रहा है समझ में, ऐसे लिख सकते हैं, ए से भी सॉल्व नहीं हुई बी से भी सॉल्व नहीं हुई, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ए के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये हो गया 1 माइनस 1/6। अभी भी आंसर क्या आ गया देखो, 5/6। क्लियर ये, इसको हम दोनों तरीके से सोच सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्व चाहे दोनों में से कोई भी एक कर ले या फिर दोनों कर ले। हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेके सोच सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई यानी कि ना तो ए ने किया ना बी ने किया, तो वहां एंड के साथ आया, दोनों की मल्टीप्लाई की और 1 में से माइनस कर दिया। अब ये कुछ क्वेश्चन है जल्दी कर लेते हैं। इन अ साइमल्टेनियस throw of 2 dice, what is the probability of getting a sum greater than 7? क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो ग्रेटर देन 7 में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। सम
ग्रेटर देन 7, इसका मतलब है सम या तो 8 हो या 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12। तो सम इज इक्वल टू 8 में कौन कौन से केस बनेंगे? वन के साथ तो बनेगा नहीं, 1 7 तो होगा नहीं, 2 6, then 3 5, then 4 4, then 5 3, then 6 2। सम 9, 3 6, 4 5 और 5 4 और 6 3। 10 के लिए अब देखो कम होते जाएंगे केसेस। यस 4 6 1 7 क्यों नहीं होगा? नहीं, डाइस है ना तो 7 नहीं आता ना उसमें। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। 1 और 6 के बीच में रहेगा, कोई बात नहीं। 11 इज 5 6 6 5। तो देखो पैटर्न बनता है इसमें, अभी मैं दिखाएंगे। इसके बाद क्या बचा? 6 6। देखो जो 12 के केसेस होते हैं उतने ही होते हैं, सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है सम आने का? 2। तो 12 का भी एक केस होता है, इसी तरीके से सम 2 आने का भी 1 ही केस होता है। जैसे 11 के 2 केसेस हैं, सम 3 आने के भी 2 केसेस होते हैं, सम 10 आने के 3 केसेस हैं, ऐसी सम 4 आने के 3 केसेस, 9 के इतने हैं, ऐसी 5 के, सम 8 आने के जितने केसेस हैं उतने ही 6। सबसे ज्यादा होते हैं सम 7 आने के केसेस, जो हमने एक क्वेश्चन में किया था, वो होते हैं 6 केसेस। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 6/36। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी सम, सॉरी 1 तो होता नहीं है, 2 आने की 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, फिर एक एक बढ़ता जाएगा, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 7 के सबसे ज्यादा होंगे, 6/36 7 आने की प्रोबेबिलिटी। फिर 8 पे फिर कम होने लगेंगे, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और लास्ट में 12 का वही केस 1/36। तो किसी भी दो डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा 7 आने के केसेस होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 7 की। तो 2 से 2 की भी और 12 की सेम होती है प्रोबेबिलिटी, 3 और 11 की कम होती, सेम होती है। तो ऐसे कम से बढ़ते हैं, 7 पे आके मैक्सिमम, फिर कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे फेवरेबल केसेस क्या हो गए? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 15/36। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डाई के सम से रिलेटेड। तो पैटर्न याद रखो, 2 और 12 का सिर्फ एक ही केस बनता है, 3 और 11 के 2 केसेस, मतलब 2 अलग अलग होंगे, मैं सिर्फ नंबर बोल रहा हूँ। 3 के सम के लिए क्या होगा? 1 and 2 और 2 and 1। तो ऐसे सिर्फ 2 केसेस। ऐसी 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, सम 6 आने के 5 केसेस, सम 7 आने के 6 केसेस सबसे ज्यादा, फिर कम होने लगे। A bag contains 6 white and 4 black heads. 6 white, 4 black heads. 2 heads are drawn simultaneously at random. 2 head निकाले. What is the probability that both are of the same color? तो both are of the same color. तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? Both are of same color मतलब both are white
और बोथ आर ब्लैक। दोनों केसेस आ जाएंगे, या तो दोनों व्हाइट हो तब हम कहेंगे सेम कलर के, या फिर दोनों ब्लैक हो। तो और लगा हुआ है तो दोनों का सम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बोथ आर व्हाइट। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी बोथ आर व्हाइट आने की? टोटल कितने वेज से हम कर सकते हैं सेलेक्ट? टोटल है 10, 6 और 4 10। 10 में से 2 निकाल लें, 10C2। और फेवरेबल केस क्या है? बोथ आर व्हाइट। तो व्हाइट आने के कितने हो जाएंगे? 6C। भाई इसी में से निकलेंगे 2, और टोटल कितने थे? 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये फेवरेबल। इससे हमें आंसर पता चल जाएगा। 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू, कैंसिल कर दो। 5 2 जा 2 3 जा और 3 से 3, क्या आ गया? 1/3। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। और है तो प्लस बोथ आर ब्लैक, इसकी क्या हो जाएगी? टोटल केसेस वही रहेंगे 10C2। ब्लैक के लिए फेवरेबल कितने वेज है हमारे पास, कितने केसेस हो सकते हैं? ये 4 ब्लैक हैं, दोनों के दोनों क्या हो? इसी 4 में से आ जाए। 4C2 2 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, we can say 3 3 जा 2 5, ये हो गया 2/15। तो इन दोनों का सम इसे 5 से कर दो, तो 5/15 प्लस 2/15 7/15। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बोथ आर ऑफ सेम कलर, बोथ आर व्हाइट और बोथ आर ब्लैक। तो ये ब्रेकअप करना सीख लो एंड और की लैंग्वेज में। Probability of ABC solving a problem is this. If the problem is solved, what is the probability that all three solve the problem? देखो ये किसका क्वेश्चन है? डायरेक्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये जो लाइन यूज हुई है, इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये तुम्हें बता दिया है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यानी इट इज अ केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल है। अगर ये नहीं दिया होता यहाँ पे, इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये लाइन नहीं होती है। सिर्फ तुमसे ये कहता है कि एबीसी को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो बताओ कि तीनों सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो हम कैसे करते हैं? इसको हटा देते हैं अभी, इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड वाले वर्ड को हटा देते हैं, तब क्या होता है आंसर? तीनों सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, क्या आंसर होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? ए ने भी सॉल्व कर दिया, एंड बी ने भी सॉल्व कर दिया, एंड सी ने भी सॉल्व कर दिया। तो ए ने सॉल्व कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, एंड बी ने भी सॉल्व कर दिया, इसकी 2/5, एंड सी ने भी कर दिया, इसकी 3/5। तो ये सीधे आंसर हो जाता है 2 to the 4 2 3/5
अच्छा 3 से 3 गया 1/10। तो ये होती प्रोबेबिलिटी। तो 1/10 देखो यहाँ दे भी रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये अगर लाइन लिखी नहीं होती इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ऐसा कुछ नहीं दिया होता, सीधे ये होता कि एबीसी को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि तीनों सॉल्व कर दे। तीनों सॉल्व कर दे मतलब ए भी कर दे, बी भी कर दे, सी भी कर दे, तो तीनों की मल्टीप्लाई। ठीक। लेकिन अब कह रहा इफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री। अब आंसर क्या होगा? तो बताएगा इसमें कैसे कर सकते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारे लिए। फेवरेबल केसेस क्या है? ए भी सॉल्व कर दे एंड बी भी कर दे एंड सी भी कर दे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मेन डिनोमिनेटर को समझना है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इसका मतलब क्या है? जैसे अभी 2 के लिए किया था ना हमने, ए और बी के लिए प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो हमने लिखा था या तो ए कर दे बी से नहीं हो, या फिर ए से नहीं हो बी कर दे, या फिर ए और बी दोनों कर दे। अब यहाँ 3 हो गए तो क्या बन सकता है डिनोमिनेटर? ए कर दे बी से नहीं हो सी से नहीं हो, या फिर ए से नहीं हो बी से हो जाए सी से नहीं हो, या फिर ए से भी नहीं हो बी से भी नहीं हो, या फिर सी से हो जाए। लेकिन ये नहीं है, अभी और भी केस हो सकते हैं। ए से भी हो जाए बी से भी हो जाए सी से नहीं हो, या फिर ए से नहीं हो बी से भी हो जाए सी से भी हो जाए, या फिर ए नॉट कर दिया, ए से हो जाए बी से नहीं हो, या फिर सी से हो जाए, या फिर तीनों से हो जाए। समझे? इतने केसेस बनेंगे। देखो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है एटलीस्ट कोई ना कोई कर दे। यानी ये वो देखो यूनियन वाला केस है, ए यूनियन बी यूनियन सी। या तो ए करे सिर्फ, या फिर बी करे, या फिर सी करे, या फिर इंटरसेक्शन, ये सब। तो हम इस मोड में नहीं जाना है, ना ही हम इतने केसेस निकाल सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड की निकाल लो। नॉट सॉल्व्ड का मतलब है ना तो ए से सॉल्व हुआ, ना ही बी से सॉल्व हुआ, ना ही सी से सॉल्व हुआ। तो क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी? ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो नॉट सॉल्व करने की 1/3। बी की 2/5 है तो 3/5, और सी की 3/8 है तो ये हो गया 5/8। ये कैंसिल, सीधा क्या आ गया 1/8। नॉट सॉल्व होने की 1/8 है, तो सॉल्व होने की प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। और ए बी सी तीनों कर लेंगे, इसकी है 1/10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8/10 इंटू 7, 4/35। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ यूज हो रहे हैं, कंडीशनल का भी है और प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है उसका भी कॉन्सेप्ट है। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या था कि तीनों के तीनों सॉल्व कर ले। उसकी हमने प्रोबेबिलिटी तीनों के तीनों की सॉल्व करने का मतलब है ये 1/10। और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व वाले सारे केसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्व वाले सारे केसेस में
या तो ए सॉल्व कर ले बी सी से नहीं हो, या तो बी कर ले ए और सी से नहीं हो, या सी कर ले ए और बी से नहीं हो, या फिर ए और बी दोनों कर ले सी से नहीं हो, ए से नहीं हो बी और सी कर ले, या फिर ए और सी कर ले बी से नहीं हो, या फिर तीनों कर ले। इन हर केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इतने सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालने से बेटर क्या है, हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि सॉल्व ही नहीं हुई। तो ना तो ए से हुई, ना बी से हुई, ना सी से हुई, वो आ गई 1/8 प्रोबेबिलिटी। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7/8। तो हमें ये आंसर मिल गया 1/10 अपॉन 7/8, 4/35। ठीक, कोई क्वेश्चन इसमें? देखो अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कंडीशनल के साथ प्रॉब्लम सॉल्व दोनों कॉन्सेप्ट। ये रहने देते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं थे। A person has 3 children. Find the probability of having at least one boy. क्या होगा इसका आंसर? देखो ये वही केस है जो कि हेड और टेल वाला होता था कॉइन का। 3 चिल्ड्रन, 2 आउटकम पॉसिबल है, या तो बॉय हो गए या गर्ल। तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, कितने होंगे सैंपल स्पेस? 2⁻3 8। क्या क्या हो सकते हैं, हेड टेल की जगह बॉय और गर्ल करना है बस तुम्हें। तो बी ले लेते हैं, फिर एक को गर्ल कर देते हैं, इस गर्ल को मूव कर दो, फिर 2 गर्ल ले लो, फिर इस बी को मूव करते रहो, और फिर लास्ट में क्या होगा 3 गर्ल। ये आ गया 8। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय, तो एटलीस्ट वन बॉय का मतलब है या तो 1 बॉय वाला केस, या फिर 2 बॉय वाला केस, या फिर 3 बॉय। तो हम देख लेंगे 1 बॉय वाले 3 है, 2 बॉय वाले 3 है, और 3 बॉय वाले, यानी 7 केसेस है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। या फिर हम इसको ऐसे कर लेते, एटलीस्ट वन बॉय का कॉम्प्लीमेंट ले लेते। एटलीस्ट वन बॉय का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नो बॉय, कोई भी बॉय नहीं। तो नो बॉय वाला केस एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई नो बॉय की 1/8। तो एटलीस्ट वन की हो जाएगी 1 - 1, यानी 7। ठीक, तो ये बॉयज, ये कॉइन की तरह समझो, हेड टेल वाला ही क्वेश्चन। अब ये जरा सा ट्रिकी 2 क्वेश्चन आएंगे। स्नेहा इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ इन 75% केसेस। स्नेहा जो है ट्रूथ बोलती है कितने केसेस में, 75%, यानी कि लाई करती है वो कितने केसेस में, 25%। शी selects a natural number from 1 to 10 at random and says it is a prime number. उसने क्या करा, एक नेचुरल नंबर था 1 to 10 उठाया और कहा कि ये प्राइम नंबर है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर सेलेक्ट किया है वो एक्चुअली है प्राइम, वो सही में प्राइम नंबर है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये ट्रूथ और ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है बट आते हैं ये। तो पहले हम क्या करेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्राइम नंबर। तो हम निकाल लेते हैं पहले प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले ये तो देख लें। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, अगर 1 से 10 नंबर्स है उसमें से प्राइम नंबर सेलेक्ट करने की क्या है प्रोबेबिलिटी। नंबर हो गया 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। इसमें से कितने प्राइम है? 4 है, 2, 3, 5, 7। तो प्राइम नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/10 यानी कि 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम की हो गई 1 - 2/5, 6/10 यानी कि 3/5। तो हमें ये तो पता चल गया प्राइम की ये है और इसकी है। अब देखो हमारे लिए फेवरेबल केसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड इज एक्चुअली अ प्राइम नंबर? ठीक, देखो बस यही थोड़ा सा हमें समझना है क्योंकि यहाँ 2 केसेस दे रखे हैं, स्नेहा सच बोल रही है या स्नेहा झूठ बोल रही है। ठीक, तो हमारे लिए जो फेवरेबल केसेस है जो हमें चाहिए है वो ये है कि स्नेहा ने क्या कहा है? सच कहा है, उसने सच बोला है एंड सच बोलने के साथ क्या होगा? नंबर सेलेक्टेड इज प्राइम। दोनों बातें होंगी तभी तो एक्चुअली प्राइम नंबर होगा। स्नेहा ने सच भी बोला है और उसने जो नंबर सेलेक्ट किया वो प्राइम है। या ऐसे सोच लो कि पहले नंबर प्राइम सेलेक्ट किया है और उसके बाद सच बोला है, तो नंबर क्या होगा? प्राइम है। ठीक, देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये भी कंडीशनल है। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है तुम्हें? स्नेहा कह रही है कि इट इज अ प्राइम नंबर। देखो यहाँ ऐसा नहीं दिया कि प्राइम नंबर आया है, उसने क्या कहा है कि स्नेहा ने ऐसा कहा है कि प्राइम नंबर है। तो हमारे लिए फेवरेबल केस क्या है कि अगर वो एक्चुअली प्राइम नंबर है तो हम कहेंगे कि नंबर सेलेक्ट भी प्राइम हुआ है और स्नेहा सच भी बोल रही है। स्नेहा ने कहा है ना ये प्राइम नंबर है, तो वो सच बोल रही है और नंबर भी प्राइम सेलेक्ट हुआ है। तो ये हमारा फेवरेबल है। एक्चुअली या प्राइम नंबर का मतलब ये है कि स्नेहा ने बोला भी सच है, स्पीक ट्रूथ। उसने सच बोला है और नंबर जो सेलेक्ट किया है वो भी प्राइम है। बाकी 2 केसेस क्या हो सकते हैं? डिनोमिनेटर में कौन से टोटल केस आ सकते हैं? कंडीशन जो तुम्हें पहले से गिवन है वो क्या है? स्नेहा क्या कह रही है कि इट इज अ प्राइम नंबर। स्नेहा क्या कह रही है? प्राइम नंबर। तो 2 केसेस हो सकते हैं, स्नेहा ने क्या कहा है? प्राइम नंबर। तो स्नेहा या तो सच बोल सकती है या स्नेहा झूठ बोल सकती है। दोनों केसेस है ना, तो हम ले लेंगे स्पीक ट्रूथ एंड प्राइम नंबर। तो ये तो यही वाला केस हो गया, ऊपर वाला जो था। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है? स्नेहा स्पीक लाई, उसने झूठ बोला। स्नेहा ने झूठ बोला एंड और उसके साथ क्या केस होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सेलेक्ट हुआ होगा या नहीं? प्राइम नंबर नॉट सेलेक्ट। देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हें कंडीशन पहले दे दी है कि स्नेहा बोल चुकी है इट इज अ प्राइम नंबर, इसलिए हम और केसेस नहीं ले रहे हैं। और भी हो सकते थे, हम सिर्फ 2 केसेस पे हमने रोक लिया क्योंकि हमें ये पता है कि स्नेहा ने क्या कहा है कि ये प्राइम नंबर है, उसने ये बोला है। तो या तो उसने झूठ बोला होगा या उसने सच बोला होगा। अगर उसने सच बोला है तो फिर वाकई में मतलब प्राइम नंबर ही सेलेक्ट हुआ है, तभी तो उसने सच बोल के कहा है कि इट इज अ प्राइम नंबर। लेकिन वो ये कह रही है कि प्राइम नंबर है और वो झूठ बोल रही है, इसका मतलब क्या होगा? प्राइम नंबर सेलेक्ट
नहीं हुआ। यही दो केस होंगे। हम तीसरा केस ले सकते थे कि उसने झूठ बोला और प्राइम नंबर सेलेक्ट हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या होता अगर इसने झूठ बोल रही है और उसने प्राइम नंबर सेलेक्ट किया है, तो वो क्या कहेगी? अगर वो झूठ बोल रही है और प्राइम नंबर सेलेक्ट हुआ तो वो क्या बोलेगी? इट इज अ प्राइम नंबर या इट इज नॉट अ प्राइम नंबर? नॉट प्राइम नंबर। इज अ नॉट प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर सेलेक्ट होके वो झूठ बोल रही है तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं बोलेगी, वो क्या बोलेगी? नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन कंडीशन में हमें क्या दे रखा? उसने बोला है कि इट इज अ प्राइम नंबर, तो इट इज अ प्राइम नंबर अगर वो बोल रही है तो या तो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। सच बोल रही है तो प्राइम नंबर ही सेलेक्ट हुआ है, झूठ बोल रही है तो प्राइम सेलेक्ट नहीं हुआ, उसने झूठ बोला है कि इट इज अ प्राइम नंबर। इसलिए डिनोमिनेटर में बस ये दो केसेस आएंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें सब दे रखी, तुम निकाल सकते हो। स्पीक ट्रूथ इज 75%, यानी प्रोबेबिलिटी इज 3/4, एंड नंबर सेलेक्टेड इज प्राइम, प्राइम नंबर सेलेक्ट करने की 2/5 अपॉन स्पीक ट्रूथ एंड प्राइम, ये तो यही वाली चीज हो गई, प्लस इसने है स्पीक लाई, तो लाई कर रही है वो 1/4, एंड प्राइम नंबर इज नॉट सेलेक्टेड, तो 3/4। तो ऐसे केसेस में हम कैंसिल आउट नहीं करते, हम डिनोमिनेटर ही हटा देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 6 + 3 9, तो 6/9 इज 2/3। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर इज 2/3। ठीक। तो सच और झूठ वाले में दो केसेस होते हैं, या तो सच या झूठ, और जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको डिनोमिनेटर में। जैसे एक और है, अक्षय स्पीक्स द ट्रूथ इन 45% ऑफ द केसेस। अब क्या दे रखा है? अक्षय क्या है? 45% केसेस में सच बोलता है, तो 55% केसेस में वो झूठ बोलता होगा। अब क्या दे रखा है? इन द रेनी सीजन ऑन ईच डे देयर इज 75% चांस ऑफ रेन। तो किसी भी दिन रेन होने के चांस कितने हैं? 75%। तो नहीं होने के कितने हो जाएंगे? 25। तो ये दो सिचुएशन है, अक्षय है जो सच और झूठ बोल सकता है, और रेनी सीजन है, रेन हो सकती है या नहीं हो सकती। अब आगे दिया है, ऑन अ सर्टेन डे इन द रेनी सीजन अक्षय टेल्स हिज मदर दैट इट इज रेनिंग आउटसाइड। देखो वही केस, ये कंडीशन है, अक्षय बोल रहा है इट इज रेनिंग, अक्षय ने कहा इट इज रेनिंग, अक्षय ने बोला है इट इज रेनिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली रेनिंग? तो क्या हो जाएगा हमारे लिए फेवरेबल? एक्चुअली रेनिंग हमें निकालना है, एक्चुअल रेन है, एंड अक्षय ने क्योंकि कहा इट इज रेनिंग, तो अक्षय क्या कह रहा होगा? ट्रुथ, तभी तो एक्चुअल रेन होगी। अक्षय बोल रहा है इट इज रेनिंग और रेन भी चाहिए हमें, तो अक्षय ने क्या कहा होगा? सच। दिस इज अवर फेवरेबल केस। टोटल केसेस क्या हो सकते हैं? अक्षय कह रहा है इट इज रेनिंग, तो अक्षय या तो सच बोल सकता है या झूठ, तो एक तो यही केस हो जाएगा, एक्चुअल रेन, एंड अक्षय क्या कह रहा है? सच। दूसरा केस क्या हो सकता है? और दूसरा केस क्या हो सकता है? अक्षय कह रहा है रेनिंग और अक्षय इस बार क्या है? झूठ बोल रहा है। सच वाला केस तो ले लिया हमने, झूठ बोल रहा है, तो क्या हो रहा होगा? नो रेन, फॉल्स, रेन नहीं हो रही होगी, एंड यस सर। अक्षय लाइंग। दूसरा केस क्या हो सकता है कि बारिश हो नहीं रही थी लेकिन अक्षय ने झूठ बोल के क्या कहा? इट इज रेनिंग, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी कि अक्षय को बोलना यही है इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब वो हो सकता है बारिश हो रही हो सकता है नहीं हो रही हो रही होगी तो वो सच बोल रहा होगा तभी बारिश हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही तो फिर वो झूठ बोलेगा तभी वो कहेगा इट इज रेनिंग आउटसाइड।
तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये कंडीशन जो थी ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अक्षय अगर सच बोलेगा तो एक्चुअल रेन हो रही होगी, और अगर वो झूठ बोल रहा होगा इसका मतलब कोई रेन नहीं होगी, वो कह रहा होगा इट इज रेन। तो बस ये दो केसेस ही हम लेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। एक्चुअल रेन होने की प्रोबेबिलिटी दिस इज 75%, तो 3/4, एंड अक्षय ट्रूथ, तो ट्रूथ इज 45%, यानी 45/100 अपॉन, ये वैल्यू तो वही है, देखो एक केस वही वाला ऊपर वाला ही आ जाता है, प्लस नो रेन, नो रेन होने की प्रोबेबिलिटी 25%, यानी 1/4, एंड लाइंग, अक्षय लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है, यानी 55/100। तो देखो 400 सब में से कैंसिल हो जाएगा, 3 into 45 इज 90 प्लस 45 135, और ये तो 135 हो गई, प्लस 55, तो 135 अपॉन 3 और 2 5 160। ऑप्शन देख लेते हैं, 160 ये लग रहा है दिस वन, 27/38। ठीक, तो ये आगे केस ऐसे सच और झूठ वाले केसेस में कैसे करना है, एक सच के साथ कंडीशन लेनी, एक झूठ के साथ, फिर क्वेश्चन में देख लो कि कैसे दिया है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और, इसमें थोड़ी ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है। a and b are two positive numbers such that a is less than 4 and b is less than 4। तो अगर हम x एक्सिस पे a ले लें, y एक्सिस पे b ले लें, तो यहाँ 1 2 3 4 है मान लो ये, और ये है 1 2 3 4। तो कह रहा है a is less than 4 मतलब ये रीजन, a is less than 4, b is less than 4 मतलब ये रीजन, और टू पॉजिटिव नंबर भी है, तो आगे कहीं नहीं जाएंगे। यानी किस रीजन की बात हो रही है, दिस वन, ये जो एक रेक्टेंगल सा बना, स्क्वायर होना चाहिए वैसे तो, 4/4 का ये स्क्वायर है, इस रीजन की बात हो रही है। a इज लेस देन 4 एंड b इज लेस देन 4, दोनों पॉजिटिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2a plus 3b is less than 40। तो 2a plus 3b is less than 40। तो देखो 2a plus 3b, ये कैसी लाइन आएगी, अगर इसको मैं ज्योमेट्री में बनाऊं तो कैसी लाइन बनेगी। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2a plus 3b is equal to 14। ज्योमेट्रिकली कैसी लाइन बनेगी, कर्व आएगा, पैराबोला आएगा, क्या आएगा। अरे भाई 2x plus 3y is equal to 14, कैसी लाइन बनेगी ये। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, डिग्री 1 है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये क्या बनेगी, ये कि स्ट्रेट लाइन। अब ये कहां से पास करेगी हमें ये देखना है, 2a plus 3b is equal to 14। तो देखो अगर मैं a 0 ले लूं तो b हो जाएगा 14/3, यानी कि 4.66, और अगर b 0 ले लूं तो a हो जाएगा 14/2, यानी कि 7। तो a 0 है तो b की वैल्यू 4.66, यानी यहाँ से थोड़ी ऊपर यहाँ कहीं होगा, और b 0 है तो a की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई ये लाइन जाएगी, इस तरीके की लाइन, मतलब यहाँ से पास होती हुई। अब लेस देन 14 रीजन था, यानी इसके नीचे की बात हो रही।
ठीक है, तो इस लाइन की बात हो रही है, यानी अब हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री में एरिया के टर्म में भी समझ सकते हैं। टोटल जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है वो इस स्क्वायर में लाई कर रहे थे, और 2a + 3b < 14 का मतलब है ये रीजन। यानी हमें क्या करना है, इस एरिया को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी को हम ज्योमेट्री के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। देखो इसके कोऑर्डिनेट है 4,4। अगर हम ये निकाल लें पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये देखो ये क्या था लाइन, b = 4, तो b = 4 रख दें हम, तो 3 4 12 -2 1, तो ये आ जाएगा 1,4। और यहाँ पर a = 4 है, तो 4 2 8, ये हो गया 6, ये आ जाएगा पॉइंट 4,2। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। तो ये थोड़ा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे तब हम निकाल लेंगे। वैसे ये कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स, और ये कितना आ रहा है 1 से 4 3 यूनिट्स। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 यूनिट्स। तो इस ट्राइंगल का एरिया 3 यूनिट्स, और पूरा स्क्वायर है, ये 4/4 का स्क्वायर था, तो 16 यूनिट्स। तो जो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी, दिस इज 3 यूनिट और ये टोटल है 16। तो ये जो एरिया है शेडेड, ये कितने यूनिट हो जाएगा, 16 - 3/16, यानी 13/16। ये आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अभी इसलिए भी है कि हमने ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है, अभी ज्योमेट्री बाद में करेंगे। तो बस बेसिक आइडिया ये है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से जो फेवरेबल रीजन है उसका एरिया हमारा फेवरेबल केस की जगह हो जाता है, और टोटल जो रीजन है, टोटल एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। तो कल की क्लास में हम कैट और उसके क्वेश्चन करेंगे डीएस के। तो एक बार शॉर्ट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या था। ऑड्स इन फेवर, ऑड अगेंस्ट। तो ऑड इन फेवर मतलब फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ऑड अगेंस्ट मतलब अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी से ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जल्दबाजी में हमें प्रोबेबिलिटी याद रहता है, वो निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट लिखा है तो ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी निकालना आसान था, वो निकाल ली, और फिर उसके हिसाब से ऑड्स इन फेवर पूछा था, तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस सैंपल स्पेस, रिजल्ट के बारे में पहले कुछ बता देता है वो। तो जैसे यहाँ बोल्ट पहले ही बता दिए कि डिफेक्टिव है, अब बताओ किस मशीन से बना है। तो ऐसे में हम रिड्यूस सैंपल स्पेस पे फोकस करते हैं। यहाँ बॉल हमें बता दी कि एटलीस्ट 1 इज वाइट, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी। तो हमने कहा एटलीस्ट 1 इज वाइट का मतलब ये 3 केसेस है, हमें चाहिए दोनों वाइट, तो दोनों वाइट की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर, और पॉसिबल कितने थे, 3 ये केसेस। इसी तरीके से ये क्वेश्चन किया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी इनटू उसका रिटर्न जो है उसकी मल्टीप्लाई, जितने भी केसेस हो सकते हैं और सबका सम। जैसे ये डिमांड थी तो हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग थी, तो सबकी मल्टीप्लाई की और सम, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऐसे ट्रायल जिसमें सब इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल हो और सबका आउटकम, 2 ही केसेस हो सकते हैं, उनमें से एक को हम सक्सेस कह देते हैं, एक को 1 माइनस सक्सेस हो जाती है प्रोबेबिलिटी,
और उनमें से R सक्सेस के लिए ये फार्मूला बनता है NCR इंटू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रेज टू द पावर R प्लस 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस R। जैसे डाइस इज रोल्ड, तो ये सब बाइनोमियल के क्वेश्चन है। कॉइन इज टॉस्ड, बाइनोमियल। ये अच्छा था क्वेश्चन। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है अगर ए और बी मिलके सॉल्व कर रहे हैं तो या तो ए कर ले या बी नहीं कर पाए, बी ए नहीं कर पाए बी कर ले, या फिर दोनों कर ले। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर शॉर्टकट इसका क्या है कि हम नॉट सॉल्व निकाल लें, तो ना तो ए से हुई ना ही बी से हुई, तभी नॉट सॉल्व है वो, और 1 में से माइनस कर दे। थ्रो ऑफ डाइस नंबर ऑफ 7 इसका पैटर्न होता है, सम मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 12। तो 2 से 1/36, 2/36 एक से बढ़ता है, 7 पे मैक्सिमम हो जाता है 6/36 और फिर कम होने लगता है। सेम कलर पूछा था, बोथ आर व्हाइट और बोथ आर ब्लैक, तो बोथ आर व्हाइट की निकाल ली, बोथ आर ब्लैक की, और दोनों को ऐड, तो बीच में और है। अब ये था प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ABC। तो ये कंडीशन भी लगा दी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी थी, इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल केस था तीनों सॉल्व कर ले, और टोटल केसेस क्या थे, एक केस को छोड़ के बाकी सब थे। एक केस था कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ दे रखा है इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो एक केस को छोड़ के बाकी ये सारे हो सकते थे। तो हमने कहा इन सबको निकालने से बेटर है एक बार नॉट सॉल्व की ले लो और उसे 1 में से माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा। ये रहने देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर्सन इज 3 चिल्ड्रन, तो 3 चिल्ड्रन वाला कॉइन को टॉस करने वाले जैसे ही है, हेड टेल की जगह बॉय और गर्ल बना के हो जाता है। ट्रूथ और लाई वाला ये अच्छा क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी कंडीशन दी है वो देख लो ध्यान देके। फिर पूछा है एक्चुअली ए प्राइम, तो वो कह रहा है प्राइम, तो एक्चुअली ए प्राइम इसका मतलब वो सच बोल रहा है। तो फेवरेबल केसेस स्नेहा ने सच बोला और प्राइम सेलेक्ट हुआ है। टोटल केसेस क्या हो सकते थे, एक तो यही हो सकता था, प्लस उसने कहा है कि प्राइम है यानी उसने झूठ बोला है, और प्राइम नॉट सेलेक्टेड। ऐसी अक्षय कितने परसेंट सच और झूठ बोल सकता है, और रेन में कितने परसेंट चांस है होने के नहीं होने के। अब उसने कहा कि रेनिंग आउटसाइड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली रेनिंग। तो रेनिंग आउट उसने कहा है और रेन भी हो रही है, इसका मतलब सच बोला है। और डिनोमिनेटर में एक तो यही केस, प्लस उसने कहा है कि रेन और वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब रेन नहीं हो रही, तो नो रेन एंड अक्षय, ऐसे हम निकाल देते हैं। और ये ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया था, तो प्रोबेबिलिटी को हम ज्योमेट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें हम फेवरेबल रीजन का एरिया देख लेते हैं अपॉन टोटल रीजन का एरिया। सो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी के हमारे ये टॉपिक थे। कल हम करेंगे कैट के क्वेश्चन और डीएस। तो एनी क्वेश्चन आज की क्लास का? कोई क्वेश्चन? अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह